करंट लायबिलिटी के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एकदम सिमिलर डेफिनेशन है। पहला कि कोई भी लायबिलिटी करंट लायबिलिटी तभी बनेगी जब इसमें से कोई भी एक कंडीशन वो फुलफिल कर लेता है। 1, इट एक्सपेक्ट्स या इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। 2, if the liability is held for the purpose of trading. 3, if the liability is due to be settled within 12 months after the reporting date. And D, if the company does not have an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period. अब इसमें A, B और C जो ये 3 liability का point है वो asset का A, B, C से एकदम similar है। तो I will not discuss these 3 points separately. मैं सिर्फ 4th पॉइंट के ऊपर डिस्कस करता हूं कि व्हाट इज अबाउट दिस अनकंडीशनल राइट ऑफ डेफरिंग द सेटलमेंट बियॉन्ड 1 ईयर। अब मान लो मैं किसी से 1 लाख रुपया मांगा, 1 लाख रुपया मैंने ले लिया उससे। अब मैंने 1 लाख रुपया ले लिया, मुझे चुकाना है, तो नॉर्मली स्पीकिंग इट्स अ करंट लायबिलिटी। लेकिन मैंने उसको बोला कब चुकाना है, उसने मेरे को बोला जब आपका मन करे तब। जब आपका मन करे तब हम कभी भी नहीं मांगेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास एक अनकंडीशनल राइट है कि हम उस लायबिलिटी का सेटलमेंट डेफर कर सकते हैं फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो वो नॉन करेंट लायबिलिटी है, एंड इफ आई डू नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट तो वो करेंट लायबिलिटी है। ओके, सो आइडिया क्या है कि जो लायबिलिटी करंट लायबिलिटी है उसको करंट लायबिलिटी में क्लासिफाई कर दीजिए, और अगर कोई लायबिलिटी करंट नहीं है तो आप उसको नॉन करंट लायबिलिटी बोल दीजिए। ओके, नॉन करंट लायबिलिटी का अलग से कोई डेफिनेशन नहीं है। सो ये डिस्टिंक्शन हुआ करंट और नॉन करंट लायबिलिटी का। ओके, आइए पॉइंट नंबर 9 पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे करके मैंने उसको सेग्रीगेट किया है कि जब भी आप करंट नॉन करंट लायबिलिटी का डिस्टिंक्शन करें, ये सब जो ऑपरेटिंग साइकिल वगैरह का बातचीत करें, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने लिख के रखी हैं। इंड AS 1 से ही निकाल करके लिखी है, इनको आपको ध्यान रखना जरूरी है। आइए मैं इसका आपके साथ डिस्कशन करता हूं, सिर्फ रीड करने से ही हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये कोई बहुत ऐसा बात नहीं कि बहुत सारा चीज हमको समझाना पड़ेगा, जस्ट आप मेरे साथ साथ रीड कीजिए, हो जाएगा। पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट दिस करंट नॉन करंट वाला कहानी। इसमें एक डिस्कशन आता है ऑपरेटिंग साइकिल वाला, आता है ना। तो ऑपरेटिंग साइकिल कैसे बनता है? आंसर इज सिर्फ 4 चीजों के होल्डिंग पीरियड को ऐड करके। रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड, WIP का होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड और डेटर्स का क्रेडिट पीरियड। क्रेडिटर्स का जो क्रेडिट पीरियड होता है उसको डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है प्लीज। ये 4 चीज, रॉ मटेरियल कितने दिन हमारे स्टोर्स में रहता है, गुड्स को मैन्युफैक्चर होने में कितना वक्त लगता है, फिनिश गुड्स बिकने में कितना वक्त लगता है, डेटर से पैसा रियलाइज होने में कितना वक्त लगता है, इन चारों को जोड़ दो, वो आपका ऑपरेटिंग साइकिल बन जाएगा। और अगर कोई डेटर स्टॉक वगैरह याद ही होगा, ऑपरेटिंग अगर 4 साल का आपका ऑपरेटिंग साइकिल है, 4 साल का, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, और आपने किसी डेटर को 3 साल के लिए उधार दिया, 3 साल के लिए, वो 3 साल बाद पैसा देगा, वो करेंट असेट ही माना जाएगा। 1 साल वाला क्राइटेरिया वहां यूज करने की जरूरत नहीं है, ये बोल चुका हूं मैं। बट ऑपरेटिंग साइकिल इन चारों पीरियड को ऐड करके आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास 2 बिजनेस है और उनका 2 अलग अलग ऑपरेटिंग साइकिल है, तो जो बिजनेस का जो असेट है उसके लिए उसी बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल को यूज करके करंट नॉन करंट का क्लासिफिकेशन कीजिएगा। गॉट द पॉइंट? पहले आइडेंटिफाई कीजिए ये असेट लायबिलिटी इस बिजनेस का है। मान लो एक कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ऑपरेटिंग साइकिल 2 साल का है, तो उसकी सारी असेट लायबिलिटी को 2 साल के हिसाब से करंट नॉन करंट करिए। और मान लीजिए टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसका ऑपरेटिंग साइकिल 4 साल का है, तो उसको 4 साल के हिसाब से करंट नॉन करंट करिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ऑपरेटिंग साइकिल पता नहीं चले कितने दिन का है, तो कुछ नहीं 12 महीना का ऑपरेटिंग साइकिल मान लीजिए। ओके, ये डी नंबर पॉइंट हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, फिर से बोलता हूं कि इफ द एंटिटी डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, मेरे पास अगर अनकंडीशनल राइट नहीं है तो लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी बोलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल के गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट कि नॉर्मली कोई एक नॉन करेंट लायबिलिटी था, मान लो मैंने लोन लिया था, 5 साल का लोन था, तो 5 साल का लोन तो नॉन करेंट है, लेकिन 4था साल का एंड आ गया और 5वें साल में मुझे पेमेंट करना है और मैं 4था साल का बैलेंस शीट बना रहा हूं,
तो क्या मैं अभी भी उसको नॉन करेंट लाइबिलिटी बोल सकता हूं? आंसर इज नो। अब आप इस साल उसको करेंट लाइबिलिटी के रूप में क्लासिफाई कीजिए। वेरी सिंपल कि if there was a long term liability which was non current in the last year's balance sheet but at the end of the current period is payable within 12 months from the end of the reporting period, तो it will be classified as current liability। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान रहेगा आप पढ़ लेने से, तो मैंने नोट बना करके दिया है। नेक्स्ट देखो, if a liability falls due within the next 12 months, मतलब current liability है, and the agreement of refinance with the same lender is signed before the balance sheet date for a longer period more than 12 months, naturally non current liability बन गया। भाई करंट लाइबिलिटी था, मैं दिखाने ही वाला था, पर मार्च के पहले लेंडर से एग्रीमेंट हो गया कि भाई इसको 10 साल के लिए डेफर कर दिया जाए, तो हो गया ना वो नॉन करंट लाइबिलिटी। सिमिलरली अगर लाइबिलिटी, ये भी इंटरेस्टिंग है, देखो अगर लाइबिलिटी फॉल ड्यू हो रहा है विद इन द नेक्स्ट ईयर और बोरोवर के पास डिस्क्रिशन है, माइंड दिस वर्ड, बोरोवर के पास डिस्क्रिशन है कि वो रोल ओवर कर सकता है मोर देन 12 मंथ। डिस्क्रिशन मतलब मैं चाहूं तो रोल ओवर कर दूं, तो दैट मीन्स काइंड ऑफ अनकंडीशनल राइट, डिस्क्रिशन है मेरे पास, तो हम लोग उसको नॉन करेंट लाइबिलिटी बना देंगे। और एक चीज, डिस्क्रिशन और पोटेंशियल टू रोल ओवर में फर्क होता है। आई हैव द पोटेंशियल टू रोल ओवर, दैट डजंट मीन आई हैव द डिस्क्रिशन टू रोल ओवर। तो अगर पोटेंशियल टू रोल ओवर है तो आप उसको नॉन करेंट नहीं बनाओगे, करंट ही रहने दोगे। डिस्क्रिशन टू रोल ओवर है तो नॉन करेंट बना दोगे बियॉन्ड 12 मंथ्स। ओके, ये ध्यान रखना। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हम लोग कार्व आउट बोलते हैं कि IFRS में ये अलाउड नहीं है, इंड एस में हमने कार्व आउट बनाया है। क्या चीज का कार्व आउट है कि मान लो हमारा कोई लेंडर के साथ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हो गया। ओके, इंटरेस्टिंग कार्व आउट है। हमारा कोई लेंडर के साथ लोन था, लोन का मैंने कोई कंडीशन ब्रीच कर दिया, उसके कारण वो लोन रिपेएबल ऑन डिमांड हो गया। तो अच्छा वो लॉन्ग टर्म लोन था, 20 साल का लोन था, पर मेरे कोई ब्रीच ऑफ कंडीशन की वजह से कोई प्रोविजन मैंने ब्रीच किया और वो रिपेएबल ऑन डिमांड हो गया, तो नेचुरली वो करंट लायबिलिटी बन जाता है। बट इन डेज में एक छोटा सा कार्व आउट बनाया गया और बोला गया कि अगर बिफोर द साइनिंग ऑफ द बैलेंस शीट हम लेंडर के पास जाकर के अग्री करवा लेते हैं कि भाई ये लोन रिपेएबल ऑन डिमांड नहीं है, अगर मैं बैलेंस शीट डेट के साइनिंग के अंदर, बैलेंस शीट डेट के अंदर कर लिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, साइनिंग डेट के अंदर अगर मैंने कर लिया ना, तो भी इंड एस हम लोगों को ये अलाउ करता है कि आप उसको नॉन करेंट लायबिलिटी बना दो। ओके, तो एक इंटरेस्टिंग कार्व आउट है आपको ध्यान रखने के लिए।